हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसएम कॉमर्स गुरुकुल। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो अभी जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और साथ में आप लोग का तैयारी है बिजनेस स्टडी में बहुत अच्छे से चलते रहे। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मॉडल पेपर 4 को, टर्म 2 का। और साथ में ही आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, जो चैनल का नाम है टीएसएम कॉमर्स गुरुकुल। इसमें सारा पीडीएफ और नोट्स को शेयर किया जाएगा। ओके, और साथ में ही हम मॉडल पेपर 1, 2, 3 भी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया। तो जाइए, आप लोग नहीं देखें तो उसको देखें बढ़िया से, उसको एनालाइज करें, समझें, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा मॉडल पेपर ही से ही पूछा जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से मॉडल पेपर को एनालाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, बनाइए, उसको रिवीजन कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम लोग मॉडल पेपर 4 में क्वेश्चन नंबर 14 तक देख लिए, तो आज देखने वाले क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक। ओके, तो 15 नंबर क्वेश्चन बता रहा है हमारा, एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनी 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। कौन कौन सा 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर को जो उसका इंटरेस्ट को सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। अगर आप लोग कंज्यूमर हैं तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ओके, अगर जा रहे हैं मार्केट परचेज करने के लिए तो आपके भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। परचेज करने जा रहे हैं तो कैसे सामान खरीदना है, कौन सा सामान खरीदना है, कितना खरीदना है, किससे खरीदना है। ओके, तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है कि एक कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए अगर जब भी परचेज करने जाता है। तो यहाँ पे 6 पॉइंट दिया गया, एक्सप्लेन किया गया बहुत इजी वे में, तो आप लोग को ध्यान से सुनना है इसको। तो पहला बता रहा है कि अगर जब भी आप मार्केट में कुछ गुड्स खरीदने जाएं तो उसको जरूर कैश मेमो लें, बिल मांगे, क्योंकि वही आपके पास प्रूफ है कि आप जो भी परचेज किए हैं उसका प्रूफ है वही बिल। पर वो बिल बताएगा कि कौन दुकान से खरीदे हैं, किससे खरीदे हैं, ओके, कौन सा प्रोडक्ट है। तो कुछ भी आप परचेज करने जाए, गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, तो हमेशा उससे कैश मेमो या फिर बिल लें ताकि आपके पास प्रूफ रहेगा कि परचेज कहाँ से किए हैं। तो अगर फ्यूचर में कुछ भी इशू होता है गुड्स से रिलेटेड, कुछ भी फ्रॉडिंग होता है, कुछ भी धोखा होता है, तो आप लोग जाके कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कैश मेमो या फिर बिल रहना चाहिए, जरूरी है। ओके, फ्यूचर में हो सकता है। दूसरा पॉइंट बता रहा है अगर जब भी आप मार्केट कुछ खरीदने जाएं तो अपना दिमाग का यूज करना, इंटेलिजेंसी को यूज करना, उसके बाद ही खरीदना है। तो हमेशा अवेयर रहना चाहिए, बी अवेयर रहे। क्या चीज में अवेयर रहे, कुछ भी खरीदे तो वहाँ पे आपको चूज करने का अधिकार है। आपको देखना है कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए सही है, प्रोडक्ट रियल में सेफ है या नहीं है, बढ़िया प्रोडक्ट है या फिर नहीं है, डुप्लीकेट है या फिर कुछ डिफेक्ट है, ठीक है, या फिर खराब है। मान के चलिए एग्जांपल, हम लोग मार्केट जाते हैं परचेज करने के लिए सब्जी, तो क्या मार्केट में जाते हैं दुकानदार को बोलते हैं भाई ये सब्जी दीजिए, कुछ भी डाल देगा तो ले लेंगे क्या? नहीं, हम लोग उस पर क्या करते हैं, एक छोटा छोटा सामान को उठाते हैं, छांटते हैं, उसके बाद फिर वजन करवाते हैं, देखते हैं प्रॉपर में, हाँ प्रॉपर उसका वेट है कि नहीं, वजन कर रहा है बढ़िया से, उसके बाद ही खरीदते हैं। तो इसी तरह अगर आप लोग बड़ा सामान भी खरीदने जाए, टीवी, फ्रिज, एसी और बहुत सारा चीजें तो खरीदने तो बुद्धि लगा के खरीदना है, क्या है रियल में अच्छा प्रोडक्ट है या फिर नहीं है, कहीं टूटा फूटा तो नहीं है ना। तो पहले बी अवेयर रहना चाहिए, देखना है, उसके बाद खरीदना है। तीसरा पॉइंट बता रहा है कि हमेशा जब भी आप कुछ बाय करें तो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, स्टैंडर्ड गुड्स होना चाहिए। इसमें मतलब क्या कि एक क्वालिटी उसका एश्योरेंस होना चाहिए, इसका क्वालिटी में कुछ मिलना चाहिए, गारंटी, हाँ इसका क्वालिटी बेटर क्वालिटी है। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो देखिएगा जो थोड़ा अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सामान रहेगा उसमें एक मार्क्स रहता है, ISI मार्क्स, इसको अगर रहता है मतलब ही क्वालिटी इसका परफेक्ट है, आप इसको यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान को, सेफ है। तो उसी तरह अगर हम लोग कुछ फूड्स प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें FPO मार्क्स रहता है, इसका मतलब आप जो खाने का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, FPO मार्क्स का मतलब वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक है। ओके, और जब ज्वेलरी खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, तो इसमें क्या हॉलो मार्क्स देखते हैं, है ना। इसे वही प्रोडक्ट फिर हम लोग खरीदते हैं, उसके कारण सोना का क्वालिटी परफेक्ट रहता है, ज्वेलरी का प्रोडक्ट बेटर रहता है। फोर्थ पॉइंट बता रहा है जब आप प्रोडक्ट खरीदें तो जो मैन्युफैक्चरर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट को किस तरह से यूज करना है, बेटर वे में यूज करना है, तो उसको भी फॉलो करना है।
तभी आप जो है प्रोडक्ट सेफली आप उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको कुछ इशू हो सकता है। तो जब भी प्रोडक्ट खरीदें, उसका मैन्युफैक्चर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, उसके बाद यूज करना है, तो ये सेफ रहेगा, नहीं तो फिर आपको रिस्क हो सकता है उस प्रोडक्ट में। क्लियर है? 4 पॉइंट। 5th पॉइंट बता रहा है रीड लेबल्स केयरफुली। जब प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो कंटेनर में कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहता है प्रोडक्ट के बारे में, क्या अब उसका एक्सपायरी डेट है ना, कब उसका मैन्युफैक्चरिंग कब का है, उसका वेट कितना है, उसका प्राइस कितना है, उसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन सा प्रोडक्ट मिल के प्रोडक्ट बना है आखिरकार। ठीक है, तो सारा डिटेल दिया रहता है, तो उसको जाइए अच्छे से पढ़िए, उसके बाद केयरफुली उसके बाद ही प्रोडक्ट को परचेज कीजिए। ठीक है। 6 बता रहा है एसर्ट योरसेल्फ। उसके बाद 6 पॉइंट बता रहा है कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीद अपना बुद्धि दिमाग इंटेलिजेंसी को यूज करके खरीद रहे हैं, तो एक देखना चाहिए कि जो आप मनी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो लीगली सही है, परफेक्ट है जो डील कर रहे हैं, या फिर यूटिलिटी उतना मिल रहा है प्रोडक्ट से या फिर नहीं मिल रहा है। मान के चलिए आप एक बॉटल खरीद रहे हैं, पानी का बॉटल, उसका दाम है, दुकानदार बोल रहा है कि इसका 1000 लेंगे, तो क्या आप उसको 1000 देके बॉटल को खरीदिए क्या? तो हम लोग जानते हैं नॉर्मल प्लास्टिक का बॉटल कितना मिलता है, 40 50 60 में मिलेगा, 100 में मिलेगा। इससे ज्यादा अगर दे रहा है तो अपना बुद्धि लगा के देना कि क्यों दे प्लास्टिक का सामान इतना, कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ अलग चीज भाई, तभी तो दे। तो अपना दिमाग लगाना है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? अगर आप लोग समझ गए 6 पॉइंट, तो आप लोग, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है कि अगर आप परचेज करने जा रहे हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको? तो आप जाइए अभी और कमेंट करके बताइए आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी जब कुछ खरीदने जाते हैं एज ए कंज्यूमर। तो आपको ये पॉइंट अलग कुछ अगर आपको लग रहा है तो और भी होना चाहिए, तो आप लोग जाके कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट आपका SPPD बुक से लिया गया है, तो अब इसको इसके भी गो थ्रू भी हो सकते हैं, इसमें भी अच्छा पॉइंट दिया गया हुआ। तो आप एक क्लियर कंसेप्ट कर दिए, तो अब हमको नहीं लग रहा है कि ज़्यादा यहाँ पे अब ज़्यादा बखान करना चाहिए। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय डायरेक्शन। डायरेक्शन का मीनिंग क्या है भाई, और साथ में एक्सप्लेन द मेन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या 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 एलिमेंट है? तो पहले डायरेक्शन का मतलब जानते हैं कि डायरेक्टिंग क्या होता है भाई। डायरेक्टिंग एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जो कंसर्न विथ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय सब है उसको इंस्ट्रक्ट करता है, उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, साथ में उसको गाइड ही करता है कि किस प्रकार काम को करना है, उसको फिर इंस्पायर करता है कि और बेटर वे में आप कैसे कर सकते हैं, उसको मोटिवेट किया जाता है ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस गोल को बहुत इजीली उसको अचीव कर सके। क्लियर है कंसेप्ट? और जो एम्प्लॉय सब रहेगा वो काम को एक इफेक्टिव वे में करे। तो डायरेक्शन का सिंपल मीनिंग है कि एम्प्लॉय सब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो बहुत अच्छा ढंग से करे, करने के लिए उसको क्या करता है, उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, देखिए काम करने का एक तरीका है, आपको इस तरीके से कीजिए, इस तरह से तरीके से कीजिए, एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है, उस फॉलो से कीजिए। उसको गाइड प्रोवाइड करता है, इंस्पायर करता है, बार बार उसको बताता है कि और बेटर वे में आप कर सकते हैं, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो डायरेक्शन का मतलब वही है कि डायरेक्ट कर रहा है, उसको बता रहा है कि आपको कैसे काम करना है। इसके कारण क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है इजीली अचीव हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया डेफिनेशन डायरेक्शन का। अब उसका बता रहा है कि 4 मेन एलिमेंट है डायरेक्टिंग का। तो क्या क्या है, सुपरविजन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है और कम्युनिकेशन है। आई थिंक आपको याद हो गया होगा क्या क्या है, पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में देना है। 4 एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। अगर याद हो गया तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद इसको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे 4 पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन करें। सुपरविजन का मीनिंग क्या है, मोटिवेशन का मतलब क्या है, लीडरशिप का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। पहले आप एलिमेंट को कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ हमको 4 एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग याद हो गया, बिना देखे लिखना है। ओके, कमेंट कीजिए। चलिए बताते हैं सुपरविजन का मतलब क्या है। तो सुपरविजन का मतलब है यहाँ पे जो भी सुपरवाइजर है क्या करता है, जो एम्प्लॉय सबको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, गाइड करता है, फिर मॉनिटर करता है, फिर ऑब्जर्विंग भी करता है एम्प्लॉय को, ताकि जो उसका परफॉर्मेंस जो जॉब कर रहा है वो बेटर वे में करे, इससे और ज़्यादा बेटर वे में करे, और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है इजिली अचीव कर सके। सुपरविजन का सिंपल मीनिंग है कि सुपरविजन एक सुपरवाइजर होता है, वो क्या करता है, देखता है अपना नीचे का जो एम्प्लॉय सब है उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, गाइड करता है, मॉनिटर ऑब्जर्व करता है,
वो तो देखता है कि काम को जो परफेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, कहाँ पे कमी है और अच्छे से कैसे कर सकता है, ठीक है, तो उसको देखता है। वही है सुपरविजन का मीनिंग। क्लियर हो गया कंसेप्ट? आई थिंक क्लियर हो गया। क्लियर तो कमेंट करके यस जरूर करें। उसके बाद दूसरा पॉइंट बता रहा है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मीनिंग क्या है भाई? तो मोटिवेशन का मतलब यहाँ पे बता रहा है, मोटिवेशन कैन बी डिफाइन एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग एम्प्लॉइज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। अब मोटिवेशन का मतलब हो रहा है कि मेन जो उसका परफॉर्मेंस का कैपेसिटी उसको इंक्रीज करे और अच्छा से कैसे करे, तो उसके लिए उसको इंस्पायर करता है, ठीक है, मोटिवेट करता है, मतलब इंस्पायर कर रहा है कि आप काम को और बेटर वे में कर सकते हैं, आपके पास इतना क्षमता है, आप कर सकते हैं, ठीक है। उसको इंड्यूसिंग प्रोवाइड करता है, स्टिमुलेटिंग करता है, इसके कारण उसका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक बेटर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बता रहा है कि मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल टर्म विच मीन इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉय। एक मोटिवेशन जो है साइकोलॉजिकल टर्म है, इसका मतलब फोर्स आप नहीं कर रहे एम्प्लॉय को आप बस बता रहे हैं कि आपके पास क्षमता है, आप कर सकते हैं, यू कैन डू, बस बताया जाता है, फोर्सफुली उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो इसके कारण बहुत सारा अपना जो वर्कर एम्प्लॉय सब है अपना कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, बेस्ट वे में करने का प्रयास करता है, उसका इनर का जो पावर है उसको बताया जा रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट बता रहा है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप का मतलब यहाँ पे बता रहा है कि इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक गोल। और लीडरशिप का मीनिंग बता रहा है कि इन्फ्लुएंस करता है, उसका बिहेवियर को पूरी तरह चेंज कर देता है। उसके बाद जो गोल सेट किया रहता है वो गोल पे लोग सारा मिल के, ग्रुप का जितना मेंबर सब मिल के गोल पे लग जाता है क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे मेन बिहेवियर को चेंज किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, इसके कारण जो भी एक स्पेसिफिक गोल बनाया गया है उस गोल को टारगेट करता है, उसको अचीव कर लेता है। यहाँ पे मीनिंग क्लियर है। आगे हम लोग और लीडरशिप के बारे में अच्छे से जानने वाले क्वेश्चन में। फोर्थ पॉइंट बता रहा है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग का है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो रहा है भाई कि यहाँ पे अपना आइडिया, व्यू, मैसेज, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, एक पर्सन से दूसरा पर्सन के पास ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, ट्रांसमिशन कर रहा है, पहुंचा रहा है, वही हमारा कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल मीनिंग क्या है? जो अपना जो भी आइडिया है, थॉट है, दूसरे को बता रहा है, एक पर्सन या फिर बहुत ज्यादा पर्सन को, वो कम्युनिकेशन है। क्लियर है? जैसे हम अभी आप लोगों को बिजनेस स्टडी का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो कम्युनिकेशन ही हो गया हो एक तरह का, ठीक है। नेता भाषण दे रहा है, कम्युनिकेशन है। मोदी जी अपना सेमिनार करवा रहे हैं, वो आपका जाके कम्युनिकेशन है। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे। इसमें बता रहा है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग टू मैन्युफैक्चर एंड सोसाइटी। क्या क्या एडवर्टाइजिंग के क्या क्या बेनिफिट है भाई? तो एडवर्टाइज करने से, प्रचार करने से क्या क्या फायदा है? विज्ञापन करने से मैन्युफैक्चर का भी, साथ में साथ सोसाइटी का भी। तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है आप लोगों को तो पता ही होगा कि एडवर्टाइजिंग क्या है। जो हर यूट्यूब में स्टार्टिंग वीडियो में चालू होने से पहले अड़ांग बड़ांग चालू हो जाता है, फिर हम लोग वेट करते हैं कब स्किप का बटन आए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड खट के तो क्लिक करते हैं कि जल्दी से भाग जाए। वही है हमारा एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइज का मतलब अपना प्रोडक्ट के बारे में क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, सबको बता रहा है कि देखिए मार्केट में ऐसा भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, आपको बस खाली आपका पैकेट से पैसा निकालिए और आप बस प्रोडक्ट का यूज करते रहिए, ठीक है। एडवर्टाइज करने का क्या मेन मोटो है? आपका पैकेट से जितना पैसा है सारा को लूटना। नहीं, ऐसा बात नहीं है। एडवर्टाइजिंग का मीनिंग बताया गया है कि एक इम्पर्सनल पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है यूज बाय मार्केटर फॉर प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेन मोटो रहता है मार्केट में अपना गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट कर रहा है, उसको सेल करना है भाई, अपना गुड्स को, प्रोडक्ट को। तो कैसे सेल करेगा? तो अवेयरनेस फैलाता है। कैसे? कोई सेलिब्रिटीज को बोलता है कि देखिए इस प्रोडक्ट के बारे में आप एडवर्टाइज कीजिए, इस प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज कीजिए। आप लोग देखते होंगे ना, जैसे विराट कोहली प्रचार करता है बहुत सारा चीज का, धोनी, MS धोनी प्रचार कर रहे हैं हमारे, शाहरुख खान प्रचार करता है। तो क्या कर रहा है? इसको एडवर्टाइज कर रहा है, प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। क्यों बता रहा है? ताकि प्रोडक्ट मैक्सिमम सेल हो और जो मैन्युफैक्चर उसका खूब सारा बेनिफिट हो। बस साथ में हम लोग का भी बेनिफिट है, सोसाइटी का भी बेनिफिट है, मैन्युफैक्चर सारा चीज का भी बेनिफिट है। समझेंगे इसको अभी बढ़िया से। तो
एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग समझ गया कि नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। एक जो मैन्युफैक्चरर है जो गुड्स को बनाया उसको मार्केट में भाई पहुंचाना है तो उसको एडवर्टाइज करेगा तो आदमी सब अवेयर होगा तो फिर लेने के लिए मार्केट जाएगा। तो मेन मोटो उसका सेल करना है, उसको प्रमोशन करना अपना गुड्स एंड सर्विसेज को। तो अब कैसे बेनिफिट है मैन्युफैक्चर के लिए भाई, तो अगर मैन्युफैक्चर एडवर्टाइज कर रहा है इसका मतलब अवेयरनेस फैला रहा है, अवेयरनेस फैला रहा है तो सब भाई दुकान जाके पूछेगा हाँ इस ब्रांड का फोन आया है क्या, इस ब्रांड का इस वॉच आया है क्या, इस ब्रांड का लैपटॉप ये आया है क्या, तो पूछेगा। उसके कारण क्या होगा, उसका जो सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, धीरे धीरे उसका सेल फिर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे एडवर्टाइज होगा आदमी सब अवेयर होगा प्रोडक्ट के बारे में, हाँ इसका फीचर इतना परफेक्ट है, बेटर क्वालिटी है, सब आदमी लेना चाहेगा। तो इसके कारण उसका सेल जो है क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओके, दूसरा पॉइंट बता रहा है इट हेल्प इजी इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट इनटू मार्केट। और साथ में जो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है मार्केट में बनाया तो उसको कौन जानता है, तो एडवर्टाइज करेगा तभी तो सब आदमी जानेगा। तो एडवर्टाइज करने से जो नया प्रोडक्ट मार्केट में आया वो ऑटोमेटिक जान जाता है सबको प्रचार के थ्रू। ओके, क्लियर है। थर्ड पॉइंट बता रहा है ये क्रिएट इमेज और रेपुटेशन करता है, नॉट ओनली प्रोडक्ट बट ऑल्सो द प्रोड्यूसर और एडवर्टाइजर। इन दिस वे इट क्रिएट गुडविल फॉर द मैन्युफैक्चर। देखिए प्रचार हो रहा है मतलब गुड्स के बारे में तो बता रहा है, साथ में अगर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो जो मैन्युफैक्चर उसके बारे में, जैसे हम लोग बहुत सारा कंपनी को जानते हैं ना, जैसे टाटा हो गया, टाटा का नाम सुना, हाँ कितना अच्छा ब्रांड है। हम लोग कोई शू यूज करते हैं नाइकी, पूमा, ओके, और कुछ और प्रोडक्ट यूज करते हैं लैक्मी, इस सब का ब्रांड है, उसका एक गुडविल बना हुआ है। तो एडवर्टाइज किया अपना प्रोडक्ट पे, क्वालिटी प्रोवाइड किया, क्वालिटी प्रोडक्ट के कारण जो मैन्युफैक्चर है उन लोग का गुडविल और बहुत ज्यादा बढ़ते गया, उसके कारण उसका प्राइस भी इंक्रीज कर सकता है। ओके, फोर्थ पॉइंट बता रहा है रिटेल प्राइस मेंटेनेंस इज आल्सो पॉसिबल बाय एडवर्टाइजिंग वेयर प्राइस अपील इज प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। और साथ में जो रिटेल प्राइस है उसको भी हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग के थ्रू मेंटेनेंस करने का। क्लियर है कंसेप्ट। और फिफ्थ पॉइंट बता रहा है इट हेल्प टू एस्टेब्लिशिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन मैन्युफैक्चर एंड कंज्यूमर। और एडवर्टाइज करने से मैन्युफैक्चर और एक कंज्यूमर का डायरेक्ट रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश हो जाता है। ओके, कंसेप्ट क्लियर है। अब सोसाइटी को कैसे बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है एडवर्टाइजिंग, खुद पता चलो एडवर्टाइज कर रहा है तो कंपनी को फायदा, कंपनी पे कर रहा है एडवर्टाइजर को स्पॉन्सर करने के लिए, तो उसको समझ रहे कि मैन्युफैक्चर को फायदा है। लेकिन सोसाइटी को कैसे फायदा है, क्या बेनिफिट होने वाला है सोसाइटी का एडवर्टाइज करने से। तो देखिए पहला पॉइंट बता रहा है अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो क्या करता है, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छा प्रोडक्ट है और मार्केट में आया, इसके कारण क्या होता है आदमी सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोसाइटी का बढ़ेगा, है ना, बूस्ट करेगा ना। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, जो जैसे अभी लैपटॉप सब क्या है, एक ऐसा प्रोडक्ट है अवेयरनेस फैला रहा है, आपका एजुकेशन सोसाइटी में एजुकेशन और अच्छे से फैल रहा है। ऑनलाइन आप लोग आसान इजिली पढ़ रहे हैं ना अभी यूट्यूब से के माध्यम से, तो ये क्या करता है कि स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करता है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं एज यूज द न्यू यूजर and latest goods their standard of living get boost. Advertising is helpful in providing employment and increasing income of the people. Both have positive effect on their standard of living. तो साथ में साथ एडवर्टाइजिंग के थ्रू एम्प्लॉयमेंट का भी चांस बढ़ता है और इनकम ऑफ पीपल भी बढ़ता है। तो बेनिफिट क्या हो गया, पहला सोसाइटी का बेनिफिट समझ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। दूसरा बता रहा है हेल्पफुल इन सर्वाइवल ऑफ कम्युनिकेटिंग मीडिया। अब देखिए एडवर्टाइज कौन कर रहा है, कंपनी तो खुद आके कर नहीं रहा है, तो उसके लिए उसको तो चाहिए एक ब्रांड एम्बेसडर वाला आदमी उसको प्रचार करे। लेकिन प्रचार कहाँ पे करे, तो उसके लिए वो मीडिया को यूज कर रहा है। ओके, न्यूज़पेपर यूज कर रहा है, मैगजीन कर रहा है, टीवी कर रहा है, रेडियो कर रहा है, और अभी तो वैरायटी आ गया सबका बाप, इंटरनेट, है ना। तो इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, अपना एडवर्टाइज कर रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, ये सबका भी अपना पेट चलने वाला है। पेपर में डाल रहा है तो पेपर वाला तो फ्री, तो उसका एड को तो छापने वाला है नहीं, तो उसके लिए पेपर चार्ज कर रहा है। मैगजीन वाला छापेगा तो उसके लिए भी उसको पे करना पड़ेगा कंपनी को। टीवी में दिखा रहा है एड
तो टीवी वाला को पे करेगा, अगर यूट्यूब में चला रहा है तो यूट्यूब वाला को भी पे करना पड़ेगा, रेडियो में चला रहा है तो रेडियो वाला को भी पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये सोसाइटी को भी, सबको भी एक एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ओके, क्लियर है? इसके कारण इन लोग का भी सोसाइटी में इन लोग का भी जॉब मिल रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। और तीसरा पॉइंट बता रहा है, इट क्रिएट हेल्दी कंपटीशन। अब देखिए हेल्दी कंपटीशन कैसे क्रिएट कर रहा है। अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रहा है, मतलब वो उसका बता रहा है कि देखो मेरे पास ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी, ये क्वालिटी, इस प्रोडक्ट में हम इतना क्वालिटी दिए जा रहे हैं। जैसे हम लोग अभी कोलगेट का यूज कर रहे हैं, दंत कांति यूज कर रहे हैं, तो बताता है ना बाबा रामदेव को, देखिए हम इस पे ये जड़ी बूटी मिला है, ये जड़ी बूटी मिला है, ये जड़ी बूटी मिला है। तो इसके कारण अवेयरनेस फैल रहा है सोसाइटी में। तो दूसरा कंपनी वाला भी चाहेगा ना कि हम भी अपना प्रोडक्ट है जो केमिकल कम यूज करें और ज्यादा अपना लोकल सामान को यूज करें जो ज्यादा बेटर रहेगा, आदमी का हेल्थ के लिए बेटर रहेगा। तो ये सोसाइटी का बेनिफिट होना चाहिए। आपके हिसाब से और क्या क्या एडवर्टाइजिंग से बेनिफिट होगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा है, एक्सप्लेन इन डिटेल द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। हम लोग अभी डिस्कस किया था ना, लीडरशिप क्या है। तो डायरेक्टिंग क्या है, एलिमेंट है। यस, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग क्या क्या है, कमेंट करके बताएं आप लोग। तो उसमें से एक लीडरशिप भी है। तो लीडरशिप क्या बता रहा है भाई, लीडरशिप is defined as the action or an act of guidance of leading a group of people or an organization। एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है ग्रुप ऑफ पीपल को, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल को इजिली अचीव कर सके। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ पॉइंट दिया गया हुआ, यहाँ बता रहा है कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है, ऐसा स्किल ऑफ लीडिंग, एक लीडर्स के पास ऐसा स्किल होता है लीड करने का ग्रुप ऑफ पीपल एंड इंस्पायरिंग देम टुवर्ड्स ए डायरेक्शन। जो लीडर होता है उसके पास ऐसा स्किल रहता है जिसके कारण जो ग्रुप में पीपल है उसको इंस्पायर करेगा। क्यों इंस्पायर करेगा, और साथ में जो डायरेक्टिंग एक डायरेक्शन पे लेके चलेगा कि हाँ ये काम हम लोग को करना है। ठीक है, इट इज एन interpersonal process which involve influencing a people or group so as to ensure achievement of objective willingly and enthusiastically। मतलब यहाँ पे बता रहा है क्या कि जो लीडर रहेगा, लीडर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है पीपल को, इसके कारण जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको बहुत आसानी से अचीव कर सके। ठीक है, ओके। उसके बाद मेन टॉपिक यहाँ पे हम लोग पूछा गया इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। क्या इंपॉर्टेंस है भाई लीडरशिप, मतलब लीडरशिप का मतलब समझ गया कि इन्फ्लुएंस करता है पीपल को ताकि जो एक प्रॉपर डायरेक्शन है उसको अचीव कर सके। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप है कि जो लीडर होता है वो क्या होता है, इनिशिएटिंग एक्शन। जो लीडर होता है वो सबसे वेरी बिगिनिंग में काम को करना चालू करता है, उसके बाद उसका जो फॉलोवर होता है धीरे धीरे उसके साथ मिलके काम चालू करता है। ठीक है, और साथ में जो लीडर रहता है वो कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट का मतलब क्या बताता है, अपना जो आइडिया है, ठीक है, मैसेज है और पॉलिसी सब है, उसको क्या करता है, सब अपना सबऑर्डिनेट नीचे वाला को बताता है कि क्या मेरा पॉलिसी है इस वर्क को लेके, क्या प्लान है, क्या आगे ऑब्जेक्टिव है, सारा अपना जो सबऑर्डिनेट है एम्प्लॉय सबको उसको बताता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है प्रोवाइडिंग मोटिवेशन। एक लीडर ही है जो इन्फ्लुएंस करता है पीपल को, कोई भी एक जो उसका बेसिक जो वर्क है उसको काम कर सके। ठीक है, मोटिवेट करता है। तो हम लोग पढ़े थे मोटिवेशन, आपका जाके शायद मॉडल पेपर 2 या फिर 3 में बताया था कि मोटिवेशन का टाइप होता है, 2 टाइप होता है, एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव जहाँ पे मनी डायरेक्टली पैसा एसोसिएट होता है, नॉन फाइनेंशियली जहाँ पे बेनिफिट एसोसिएट रहता है। तो जो लीडर रहता है उसको पता है कि किसको हम लोग को फाइनेंशियली ट्रीट करना है, किसको नॉन फाइनेंशियली ट्रीट करना है, जिसके कारण सब मिल के काम करे, इफेक्टिव वे में काम करे और जो भी एक सेट गोल है उसको अचीव कर सके। इसलिए क्लियर है। थर्ड पॉइंट बता रहा है प्रोवाइडिंग गाइडेंस। अब जो लीडर रहता है, लीडर ही तो गाइड करता है अपना सबऑर्डिनेट को कि कैसे काम को करना है, कौन सा तरीका होना चाहिए, कितना किसको काम करना है, कौन काम को किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये सारा गाइडेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो एक लीडर कर रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है लीडरशिप के बारे में। फोर्थ पॉइंट बता रहा है क्रिएट कॉन्फिडेंस। और एक लीडर जो है वही
लीडर ही कॉन्फिडेंस इंक्रीज करा रहा है, एम्प्लॉय सबको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि यस यू कैन डू, आप बहुत अच्छे से काम को कर सकते हैं, आपके पास अंदर में वो क्षमता है। और साथ में अपना ग्रुप को लेके भी चलता है कि हाँ अच्छे से हम लोग को अपना काम करना है, सबके पास कॉन्फिडेंसली जाके जाना है, बोलना है, काम को करना है। कुछ भी अगर इशू होता है उसको फिर एक लीडर प्रॉपर वे में उसको सॉल्व करता है। फिफ्थ पॉइंट बता रहा है बिल्डिंग वर्किंग इन्वायरमेंट या फिर वर्क एनवायरनमेंट बोल सकते हैं। तो जो गुड लीडर होता है उसका और एक इम्पोर्टेंस होता है, जो वर्क करता है ना उसका इन्वायरमेंट को भी मेंटेन करके रखता है, एक अच्छे से रखता है। वहाँ पे अच्छे से रखने का मतलब क्या होगा, बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना होगा, लड़ाई झगड़ा ना होगा, ठीक है। और साथ में जो एम्प्लॉयज है वहाँ पे बहुत सारा ग्रुप ऑफ पीपल हुआ है और सबका एक प्रॉपर गाइडेंस में उन लोगों को काम को भी करना है। साथ में एक मतलब प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है उन लोगों को, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया उसको इजीली अचीव कर सके, ना आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना अगर हो, बीच में कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको तुरंत सॉल्व करता है, लीडर का वो क्वालिटी होता है। ओके, और 6 पॉइंट बता रहा है कि लीडर का इंपॉर्टेंस है कि कोऑर्डिनेट करके रखता है, जितना पर्सन है उसका ग्रुप में एक लीडर का, तो उसको पूरा बढ़िया से मोटिवेट करके रखता है। और मोटिवेट रहेगा तब तो ही हम अपना जो भी गोल है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच कैरेक्टरिस्टिक और फीचर शुड बी प्रेजेंट इन एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। कौन कौन सा इफेक्टिव फीचर है कंट्रोल सिस्टम करने के लिए। तो हम लोग इस YouTube चैनल में डाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बहुत अच्छे से समरी, आप लोग शायद 15 से 20 मिनट का वीडियो आप लोग जाइए उसको देखिए, इजिली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट समझ में आ जाएगा। साथ में कंट्रोलिंग का भी हम लोग समरी डाले हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में है, वो भी शायद 20 मिनट का वीडियो है। तो कंट्रोलिंग का पूरा एकदम कंसेप्ट को बढ़िया से बताया गया है, इंपॉर्टेंस को बताया गया है, ठीक है, मेरिट डिमेरिट, उसका कौन कौन सा स्टेप है कंट्रोलिंग का, तो सारा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप लोग उस तरह वीडियो समरी को ही देखने से आपको बहुत सारा क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो चलिए यहाँ पे इसको 19 को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक और फीचर होना चाहिए इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के लिए। तो पहला कंट्रोलिंग का होना चाहिए मकसद कि हर कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए सिंपल होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए, उसको सबको क्लियरली समझ में आए, इजिली उसको अंडरस्टूड हो सके सबको, और साथ में हम लोग इजिली उसको अप्लाई कर सकते हैं, वर्कर को बता सकते हैं और उन लोग फॉलो भी कर सकते हैं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, तीनों कंट्रोलिंग सिस्टम को जो भी एकदम इजी वे में बताया गया रहेगा, उसके कारण सबको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि हाँ हम लोग को करना क्या है। तो कंट्रोलिंग का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे कि कंट्रोलिंग का मीनिंग था कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है हमारा, एक स्टैंडर्ड जो सेट किए थे कि बीच में कुछ गैप है क्या, वही हमारा कंट्रोलिंग है। तो जब हम लोग कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड के साथ, तो कंपैरिजन ही कंट्रोलिंग है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के लिए जो एक्चुअल परफॉर्मेंस उसको हम लोग एक सिंपल वे में लिखना पड़ेगा, और एक जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए उसको भी एक सिस्टमेटिक वे में, इजी वे में लिखेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए, और अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको इजीली हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम रहेगा, जो भी डिफरेंसेस है उसको इजीली हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरा पॉइंट बता रहा है उसका एक ऑब्जेक्टिविटी भी होना चाहिए। तो अगर कंट्रोलिंग सिस्टम फोकस करेगा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं कि कंट्रोल बस करना है, नहीं, कंट्रोल हम लोग वहीं पे करना है जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कंट्रोल सिस्टम का जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको हम लोग को फाइनली अचीव करना है, गोल को पकड़ के रखना है। ओके, यहाँ पे इसका बात किया जा रहा है। थर्ड बता रहा है सुटेबिलिटी, और साथ में सुटेबल भी होना चाहिए। हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि कंट्रोलिंग हम लोग कहाँ करेंगे, कैसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कौन सा नेचर का ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, ठीक है, कौन सा साइज का है, बहुत बड़ा है बहुत छोटा है, उसमें जरूरी है या फिर नहीं है, उसको देखना है कंट्रोलिंग सिस्टम को कि हाँ ये परफेक्ट है कि नहीं है। अगर बहुत बड़ा है तो ठीक है, बहुत छोटा है तो फिर कंट्रोलिंग सिस्टम तो
पता नहीं कितना परफेक्ट रहेगा नहीं मैं, तो ये सब सारा को देखना है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस पर कौन सा नेचर का है, कौन सा टाइप का है, कौन सा साइज है, क्या नीड है उसका ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके हिसाब से हम लोग कंट्रोलिंग सिस्टम को भी सेटअप करना चाहिए। ओके, फोर्थ पॉइंट बता रहा है कि कंट्रोलिंग सिस्टम होना चाहिए इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा कंसेप्ट लगा रहे हैं इकोनॉमिक कंट्रोलिंग सिस्टम को सेट करने के लिए हम लोग बहुत कॉस्टली यूज कर रहे हैं, नहीं। तो जब कंट्रोलिंग करेंगे एक नॉमिनल ही खर्चा करेंगे, ऐसा नहीं कि हम उसके चेक करने के लिए बहुत ज्यादा हम लोग सिक्योरिटी गार्ड को ही रख लिए अपना ऑर्गेनाइजेशन में, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कंट्रोलिंग करेंगे एक लिमिट पे करेंगे, इकोनॉमिक होना चाहिए ना कि इतना पैसा को हम लोग खर्च करें ताकि उससे बेनिफिट हो सके, ऐसा नहीं कि हम लोग को ज्यादा उस पर इवन लॉस हो। और फिफ्थ पॉइंट बता रहा है कंट्रोलिंग सिस्टम एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इवन अगर कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं उसमें मैच कर रहा है तो प्लान के साथ, तो प्लान को चेंज करना चाहिए। जो स्ट्रेटेजी हम लोग बनाए स्ट्रेटेजी को चेंज करें। फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए कि हर जगह कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे जबरदस्ती करने से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का और इवन नुकसान होने वाला है ना कि फायदा होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया सेट 4 का। और आप लोग का एग्जाम तो बहुत अच्छे से सारा चीज का जा रहा होगा, आपको उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं, तो तैयारी कंटिन्यू चल ही रहा है आप लोग। तो अभी आप लोग को हिम्मत नहीं हारना है, अकाउंट का एग्जाम बहुत अच्छे से लिखना है, बिजनेस स्टडी का एग्जाम बहुत अच्छे से बार बार रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़िए और एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, छोड़ना एक भी नहीं है, जो आए जितना है सारा को अटेम्प्ट करना है। ओके, और हमारे तरफ से जितना प्रयास होगा बिजनेस स्टडी से रिलेटेड, तो कोशिश करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालें इस चैनल में ताकि आप लोग का बिजनेस स्टडी से सारा कुछ हेल्प हो सके। और अगर आप लोग को लगता है कि और हम लोग कुछ कोई और सारा फील्ड में हेल्प कर सकते हैं, कोई और सारा टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि और कौन सा चीज़ चाहिए आपको, कौन सा मॉडल पेपर और सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और या फिर कोई ऐसा चैप्टर है जिसको बताना है, तो आप लोग प्लीज जाके कमेंट करके बताएं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग तो आई होप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ही लिए हैं। तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर पे भी कॉल कर मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी सारा पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए।